आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम आपको एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम इन पांचों एग्ज़ाम के अलग अलग सेट नहीं करवा के केवल एक ऐसे सेट आपके बीच लाते हैं जो आपको पांचों एग्ज़ाम की तैयारी करवा दे। यदि आप 5 अलग अलग सेट लगाएंगे तो आपका कितना 5 घंटा लगेगा, लेकिन मेरा एक प्रैक्टिस सेट देखने से आपका कितना घंटा बच सकता है। देखिए, मेरा एक प्रैक्टिस सेट आप कितना देर में लगाएंगे? 1 घंटा में। तो सोचिए आपका कितना घंटा बच रहा है, माइनस करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। आपका 4 घंटे बच रहा है। यानी बाकी स्टूडेंट से अलग करने का ये भी तरीका है कि जो स्टूडेंट यदि कोई स्टूडेंट 5 घंटा पढ़ाई कर रहा है, केवल आप उतना ही पढ़ाई 1 घंटा में करते हैं, तो सोचिए आप कितना आगे जा रहे हैं। और इसमें हम आपको ट्रिक भी सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, और साथ ये भी बताते हैं कि कब आपको एग्जाम में ऑप्शन से बनाना है ताकि कम समय में ज़्यादा फायदा हो। देखिए, क्वेश्चन पर चलते हैं और सिखाते हैं कि क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है। क्वेश्चन 435 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोल रहा है 435 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 8 क्लास में प्रोसेस सीखे होंगे। सबसे पहले ये भागा मेथड वाला 435 को भागा लगाते होंगे, तो इसको जोड़ा अलग, इसमें अलग। लेकिन हम जो बताएंगे वो यूनिक होगा। यूनिक क्या है कि आप क्या करेंगे, यदि छोटी संख्या तो सबसे पहले देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए 50 तक का स्क्वायर, जिसमें 21 का स्क्वायर होता है 441। देखिए तो इसके करीब आ गए ना। 441 होता तो किन्हीं ना किन्हीं संख्या का स्क्वायर होता, यानी 21 का स्क्वायर होता। तो 435 हमारे पास है, कितना जोड़ेंगे? 6। देखिए डायरेक्ट आंसर आया ना, कुछ करना पड़ा नहीं, भाग देना पड़ा नहीं कुछ। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप भी भाग दे रहे हैं तो समझिए एग्जाम में बहुत ही गलत कर रहे हैं। केवल 1 सेकंड का आंसर था, तो केवल 1 सेकंड में देने की आदत डाल लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, बाकी टीचर से यूनिक मिलेगा, हम हमेशा बताते हैं। 4 संख्या ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। 4 संख्या का औसत कितना दिया? 16 दिया है। ए और बी का औसत 9.5 है। देखिए जरा सी और डी का औसत कितना होगा। वैसे तो इसको बनाते हैं कैसे, प्रोसेस से वो सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को बनाने का सही टेक्निक है वो सीखें। अच्छा, 4 संख्या का औसत कितना है जरा देखें तो 16 है। उसमें से 2 संख्या अलग, 2 संख्या अलग। देखिए 2 भाग में बांट दिया है, तब तो टेंशन ही नहीं है। 2 संख्या अलग कर दिया, 2 संख्या अलग, इस दोनों का 16 होता कब? जब ए और बी का औसत भी 16 होता। लेकिन ए और बी का औसत 16 से कम है। जितना कम है वो किसके पास चला जाएगा? सी और डी के पास। कितना कम है घटा लीजिए। 16 में से 9.5 माइनस करेंगे, 16 में से 9.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 6.5। ये तो आ रहा होगा ना। इतना आ रहा तो समझिए आपको आंसर भी आ गया। आंसर भी आ गया, इसका मतलब 16 था सी और डी के पास। ए और बी के पास कितना कम था? 6.5। ये किसके पास आ जाएगा? सी और डी के पास। 16 6 22, 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सेकंड का आंसर था। आप चाहते तो विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे में पूछा गया है। ये सेट हम रेलवे के सभी एग्जाम के लिए करा रहे हैं। आपको फायदा तो डिफेंस में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेट प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी का सेट देख लीजिए, थोड़ा सा एसएससी वाले को कम मिलेगा, इसलिए
क्योंकि एडवांस की पोर्शन थोड़ा सा कम है, बाकी अर्थमेटिक एसएससी के लिए भी काफ़ी है। आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस पूरा देखा करें, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन को बनाया नहीं, उड़ाया जाता है, यानी विदाउट पेन और पेपर के भी क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम। कभी ऑप्शन से बनाएंगे, तो सारी चीज़ सीखें एकदम ध्यान से। अब मेन प्रोसेस आपके पास आता होगा, मेन डाउट कि सर ये तो दो दो अलग था। सपोज डेट यहाँ 5 संख्या का औसत दिया रहता, 2 संख्या का औसत रहता, 3 का अलग रहता, तब क्या करते? तब वो कंडीशन 3 से भाग देने वाला था, लेकिन अभी हम फुल प्रोसेस सिखा देते हैं। फिर उस टाइप का क्वेश्चन अगर उसके लिए अलग ट्रिक होता। एक ही बार सारे ट्रिक यदि आपके पास दे देंगे एक ही क्वेश्चन में, तब लगेगा कि बकवास क्लास चल रहा। इसलिए उतना टेंशन ना ले, एकदम फ्री रहे। 4 संख्या का औसत 16 है, तो इसका मतलब 4 का योगफल कितना हो जाएगा? 16 गुना 4। इसमें से 2 संख्या के योग घटा लेंगे, कितना है? 2 संख्या का योग मिल जाएगा 2 गुना, इसका औसत कितना? 9.5 है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे। इसको जो माइनस करेंगे वो सी और डी का योगफल मिलेगा। सी और डी का योगफल मिल गया, यदि उसका औसत निकालेंगे क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, यानी इसमें जो आएगा उसको 2 से भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर आया था 22.5 वही आ जाएगा। जाके कर लीजिए। अब इस बातें को हमसे मत करवाइए, कोई फायदा नहीं। बिना काम का आपका भी समय जाएगा, मेरा भी जाएगा। इसलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने की कोशिश करें। समय बहुत कीमती है, तो उसका यूज भी उसी प्रकार करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि आज के बाद आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में समस्या नहीं होगी। काहे कि हम जो तरीका बताएंगे वो काफ़ी यूनिक होगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना 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 है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, सबसे पहले हम ओरिजिनल तरीका बताएंगे, फिर बताएंगे कि यदि फॉर्मूला याद ना हो तब कैसे बनाएंगे। इसका तरीका देखिए, सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसको क्या क्या नाम दिया जाए। कोई भी कोऑर्डिनेट रहता तो उसको एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। यदि ऐसे प्रकार के 3 कोऑर्डिनेट है तो नाम अलग अलग देने के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 करेंगे। सीख लीजिए। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ये हो गया x1। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं, आपको लिखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। आ जाइए ज़रा, चलिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2, x3 y3। नाम हो गया ना, नामाकरण कर लिए। अब नामाकरण करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दे दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए नाम क्या देंगे, आपका मर्जी है नाम देने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधा जाइए। यदि इसको एक कोऑर्डिनेट BC मान लेते तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कह सकते थे। कोई मतलब नहीं है, अपना मर्जी है, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बनेगा इस आकार का, तो इसका नामकरण आप दे सकते ABC, उसके बाद कोऑर्डिनेट को बैठा सकते हैं। चलिए फॉर्मूला फिलहाल देखिए, कुछ मत देखिए। फॉर्मूला लिखने का तरीका, सबसे पहले 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए, अब आपके मन में आया होगा सर इसको याद कैसे किया जाए। सीखिए जरा, 1/2 तो याद रहेगा ना। हम बोले ब्रैकेट से पहले हमेशा x1 x2 x3 प्लस में आएगा। x1 x3 x3 x1 x2 x3 बाहर आया। अब ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखना सीखिए, सर्कल सीखिए 1 2 3 का। यदि हम 1 को लिख लिए, एकदम बारीकी से जाएंगे, 1 को लिख लिए क्या लिखना 2 3। देखिए y2 माइनस y3
फिर देखिए अगला में x2 लिख रहे हैं, नेक्स्ट में x2 लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा अगला 3 1, मतलब 3 1 y3 माइनस y1। आगे जो लिख रहे हैं वो क्या लिखे 3 x3 को, जब 3 लिखे तो क्या बचा, फिर स्टार्टिंग जाएंगे, ऐसे उल्टा नहीं जाना है, एकदम सर्कल से एक बार ऐसे बना लीजिए फिर समझिए 1 2 3। अब इसका रास्ता एक ही रखिए, ऐसे जाना है बस। देखिए 3 ले रहे हैं 3, तब क्या बच रहा है 1 2 1 2 y1 माइनस y2, याद हो गया होगा। अब लगता है कि आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। अब सपोज इट यदि आप भूल गए तब क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए वो सीखें। देखिए कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट 1/2 लिख देना है, बड़ी ब्रैकेट लेना है, उसके बाद इसको पकड़िए 2 लिख दिए इनटू में, तो y वाला टर्म को ऐसे घटाएंगे, -1 में कितना घटाएंगे 3, फिर प्लस का चिन्ह देंगे अगला x वाला टर्म, ये x वाला टर्म -3 है, लिख देंगे -3 इनटू, ये -3 लिखे तो इसका काम खत्म, आगे जाएंगे 3 -4 3 -4, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, आगे देखिए x3 5, ये 5 लिख देना है, उसके बाद जब इसका काम हो गया तो इस पर चल जाना 4 -1 माइनस +1 हो जाएगा। अब लिखने सीख गए, बिना फॉर्मूला के लिखने सीख गए, इसका काम कर रहे थे तो इसको देख रहे थे, x वाला लिखेंगे इसमें तो y वाला बाकी वाला को घटाएंगे। चलिए ऐसे तो फिलहाल फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है सर्कल मेथड से। अब हल कीजिए तो जरा, ये 1/2 हो गया, इसको देखिए -3 -1 -4 इंटू 2 -8, यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे -1 होगा, -1 गुने -3 +3 हो जाएगा, +3 कर लिए। आ जाइए आगे, 4 + 1 5, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आ जाइए 1/2 गुने 25 + 3 28, 28 में से 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 20, 20 को 2 से काट देंगे तो आप ही बता दीजिए कितना हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एक फॉर्मूला याद रखना था, इसको लिखा नहीं जाता है एग्जाम में, केवल इतना काम कीजिए, अगला स्टेप में आंसर लाइए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4400 रुपये की राशि कितने समय में 4576 रुपये हो जाएगी? मजा आ जाएगा। सोचिए जरा, टाइम पता नहीं है, यदि टाइम x वर्ष रहता तो अर्धवार्षिक में टाइम कितना हो जाता 2x हो जाता, कितना हो जाता 2x, ये अर्धवार्षिक के लिए है, हाफ ईयर। उसके बाद रेट, रेट दिया है क्या, रेट दिया है कितना 8% पर ईयर, ये तो एनम है ईयर में। इसको जब अर्धवार्षिक में जाएंगे हाफ ईयरली में, इसका आधा हो जाएगा, कितना, टाइम दुगुना रेट आधा, याद रख लीजिए। अब प्रिंसिपल आपके पास दिया है, मूलधन दिया 4400, अमाउंट दिया है 4576। फॉर्मूला लगाना क्या, a इक्वल टू या a/p रखिए कोई दिक्कत नहीं, a/p इक्वल टू 1 + r/100 या 100 + r/100 पे पावर क्या रखना, t रखना है। t का मान देखिए तो अर्धवार्षिक में यूज कर रहे हैं तो 2x रखना पड़ेगा। कोई समस्या है क्या? चलिए अभी टी रहने दीजिए, पहले फॉर्मूले लिख रहे हैं तो फॉर्मूले रहने दीजिए, पावर टी। आइए ए का मान रखिए तो 4576, कितना है 4576, पी का मान 4400, इक्वल टू,
यहाँ 100 प्लस आर का मान कितना रखेंगे 4, अर्धवार्षिक इसका यूज करेंगे, देखते जाइए 100 प्लस 4 यानी 104, नीचे कितना 100 पावर टी, टी का मान कितना रखेंगे अर्धवार्षिक के लिए 2x। अब मजा आने वाला, यदि यही फॉर्मेट यहां ला देंगे तो काम हो जाएगा। कंपेयर करने के लिए फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अब देखिए या तो पावर में सेम करेंगे या काट कर सेम करें, जैसे कीजिए करना तो पड़ेगा। अब नीचे 16 ये तो कट जाएगा 26 से 25 से, लेकिन काटने से अच्छा है कि नीचे 100 दिख रहा है। जब 100 दिख रहा है तो कोशिश कीजिए ये 44 से कहीं ऊपर वाला कट जाएगा तो आपका काम हो गया। और कटेगा कि नहीं कटेगा एक बार देख लीजिए। 44 से काटेंगे तो 44 गुने 100, 44 के यहाँ टेबल पढ़िए, 44 एकम 44, 17 नहीं कटेगा, 0 लगा 176, 44 चौके 176, एकदम करेक्ट कट गया। देखिए अब मजा आ गया होगा। अब मजा कैसे आया तनी देखिए, ऊपर कितना आया 104, नीचा हमारा कितना है 100 आया, इस साइड क्या दिख रहा है 104 100, पावर यहां दिख रहा है कितना 2x, और यहां नहीं कुछ तो पावर कितना हो जाएगा 1। अब आपके मन में आया होगा कि सर आप इतना कैसे सोच लिए कि हमको इसको नहीं काटना है। यदि आप काट देते तो समझिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता, समय बर्बाद होने लगता। हम इसलिए सोचे कि यहाँ 00 दिखाई दे रहा था, हमको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बराबर कहीं ना कहीं होगा तभी कंपेयर होगा। जब बराबर करना है तो भाई 100 दिख रहा था, एक बार ट्राई मारेंगे कहीं 100 में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, बिना स्क्वायर किए काम हो जाए। हाँ कभी कभी नहीं होता है तो या तो किसी का किन्हीं ना किन्हीं का स्क्वायर मिल जाएगा, किसी का स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा, कुछ भी पावर के रूप में मिलेगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है। नहीं कुछ तो पावर 1 मिला, ट्राई मारे और हिट कम कर गया। अब कंपेयर के आधार सेम तो पावर भी सेम, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 1/2, 1/2 ईयर का मतलब कितना हो गया 6 मंथ, 1/2 ईयर आधा साल कहीं दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आधा का मतलब 6 महीना, महीना में बदलना है, ये साल है, महीना में बदलना है तो क्या करेंगे 12 से गुना। जब 12 से गुना करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा देखिए जरा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 महीना मिलाना, हो गया काम। कुछ था बताइए जरा, कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था मक्खन के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, ये देखिए और मजेदार है। x जो है x 94 प्रश्न का उत्तर देता है। x कोई लड़का है लड़की है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिससे 94 प्रश्न पूछा गया और 141 अंक प्राप्त करता है। 94 प्रश्न में 141 अंक लाया। अब क्या सही क्या गलत आगे देखिए। यदि प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं, देखिए जरा प्रत्येक सही पर कितना अंक मिला 4 अंक, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। बोला यदि गलत करेगा भाई तो 1 अंक तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या जरा बताइए। अच्छा गलत उत्तर की संख्या पहले यह देखिए, यदि 94 प्रश्न था, सबका सही उत्तर देता तो कितना अंक मिल जाता, 4 चौके 16 बाकी 1, 9 चौके 36 1 37, इसको मिलता 376 मार्क। लेकिन मिला नहीं, मिला कितना 141। 141 क्यों मिला? क्योंकि कुछ प्रश्न को यह गलत किया होगा। किसने गलत किया देखिए पहले। 141 मार्क मिला तो कितना कम मिला है 5 3 2, 235 अंक कम मिला है। अब जरा देखिए आप ही सोचिए, यदि पर सबको सही माने थे तो सब पर 4-4 नंबर ऐड हो गया है, लेकिन जो गलत था उसके लिए 1 नंबर कटना था, यानी प्रत्येक गलत पर कितना हटाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा था 5 अंक। 4 अंक तो पहले ऐड हो गया, 1 तो काटना था, 5 अंक, यानी 235 जो एक्स्ट्रा है
उसको 5 से भाग देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ठीक है क्या? 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 बार में कटा। इसका मतलब ये काहे कटा? ये 47 क्वेश्चन गलत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसने 47 प्रश्न गलत किए थे। यदि आपसे पूछा जाता कि कितने प्रश्न सही किए थे, तो सही प्रश्नों की संख्या निकालना हो, ये गलत प्रश्नों की संख्या होगा। सही प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए टोटल प्रश्न में से गलत को हटा देंगे, यानी 94 में से 47 को हटाएंगे तो आंसर भी फिर से 47 ही होता। अच्छी बात है। यदि ट्राई लगाना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, डाउट है, तब क्या करेंगे? देखिए 94 सही, 47 सही, माइनस 47 एकम 47, ये गलत है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 141 मिल जाएगा। आप देख लीजिए करके। ये ट्रायल मोड है। ट्रायल मतलब चेक कर सकते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा देख लीजिए टोटल सही करता तो कितना अंक मिलता, निकाल लीजिए उसको मिला कितना, उसमें घटा लेंगे, जो बचेगा उसमें देखेंगे कितना सही पर कितना मिल रहा, गलत पर कितना कट रहा, दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे। हमेशा गलत प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट पर। यह क्वेश्चन और मजेदार है, देखिए इसको कैसे मजेदार बनाते हैं। यदि आप मान पुट करते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा फंस जाएंगे क्या, देख लेते हैं। हाँ, मान पुट करने से हमको लगता है कोई फायदा नहीं है, लास्ट में पुट करेंगे। पुट करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, रूट वगैरह वगैरह का हिसाब करना पड़ेगा। आइए डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। बाकी आप मान पुट कर सकते हैं, आपको मना नहीं किया जा रहा। 30 डिग्री है तो थीटा पहले लिख लेते हैं, 30 को समझ लेते हैं थीटा, लास्ट में 30 डिग्री लिखेंगे। आपका लिखने में कुछ तो बचेगा। हमेशा एग्जाम में समय बचाने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश ऐसे करें जैसे गलत ना हो क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोशिश करने के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन गलत कर दे, तब कोई फायदा नहीं कोशिश करके। आइए साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हम बोल रहे हैं 30 को हम थीटा मान लिए हैं, बाद में थीटा के जगह 30 रख लेंगे, घबराए नहीं। अब इसको गुना इससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम तो आता होगा। अब हल कीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक का स्क्वायर 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो समझ रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा में क्यों जा रहे हैं, इससे पहले तो हम मान बैठाकर आंसर ला लेते। हम बोले जो स्टेप हम ऊपर लिखे हैं, हकीकत में इस स्टेप को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, स्टेप केवल ये लिखना था। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपके मन में आया होगा ये भी प्रश्न, सर कैसे बोले कि इसको ऐसे रहने दे। हमको लग रहा कि यहाँ कॉमन होने पर 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा उस रूप में, इसीलिए छोड़े हैं। आइए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, 1 प्लस 1 2। अब यहां भी हम एक स्टेप लिखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं था, बताते हैं कैसे। मेरा काम है थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस जाए, कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाए ये मेरे लिए अच्छी बात है। इस मेथड से यदि आप बनाते हैं तो कौन कौन से स्टेप को आपको छोड़ना पड़ेगा, यदि आपसे छूट रहा है तभी इन स्टेप को फॉलो करें, अन्यथा आप मान पुट कर आंसर ला लें। मान पुट करके देखिए इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यदि आप थोड़ा सा अधिक नहीं सोच पाते हैं तो कभी भी आप इस नियम से ना बनाए। अच्छा देखिए 1 बाय साइन, नीचे साइन रहेगा ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। थीटा के जगह कितना रख देंगे अब 30, क्योंकि 30 को हम थीटा माने थे।
कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, जरा आप ही लोग में कोई बता दीजिए। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान उसका उल्टा 2, 2 दूना 4, इसका राइट आंसर। अब देखिए आपको कौन से स्टेप को नहीं लिखना था, तब इस स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आप इसको नहीं लिखते, पहला स्टेप आप ये लिखते, दूसरा स्टेप इसको लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 2 कॉमन लेकर इस स्टेप को लिखते और यहाँ आंसर आता, यानी 2 से तीसरा स्टेप में आप आंसर ला लेते, बहुत जल्द आ जाता। एक बार ट्राई करें, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा अधिक सोच पा रहे हैं तब, अन्यथा मान पुट करके आंसर बनाइए, बार बार बोल रहे हैं। अब मान पुट करने के लिए हमें ना बोले कि सर आप ही मान पुट कर बनाइए, एक बार अपने रूम पर अपने कॉपी कलम में मान पुट करके आंसर ला के देखें, जो अच्छा लगे उसी से बनाइए, कोई मतलब नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता, अपने आदतों को खुद से सुधारें। हमें कैसे क्वेश्चन को आसान से बनता है, हमसे कैसे क्वेश्चन आसानी से बनता है, ये देखें, खुद में जांचें, तब आप अच्छा कर पाएंगे। यदि किसी टीचर के स्टेप पर चलेंगे तो पता चलेगा कि मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनका तरीका अलग था, आपका तरीका अलग है, अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो हमेशा आपके दिल में क्या चल रहा है उसे जवान पर निकाले। आइए जरा, P सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तब P क्या है? देखिए क्वेश्चन समझिए जरा, ये कह रहा है कि P जो है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार, यानी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक खोज रहा है जिसको P जिससे बड़े, यानी P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। सोचिए, अब सबसे छोटा लीजिए, यदि P का मान हम 3 ले लेते हैं तो इससे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हमको क्या मिलेगा, 4। 4 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसका मतलब एक के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे फिर ट्राई मारिए, ये पहला स्टेप था इसलिए समझा रहे थे। 2 + 2 4, अब कुछ नहीं लिख सकते हैं, अब कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब जरा आप ही बताइए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक वाला सिस्टम खत्म। आगे देखेंगे 2, ये दोनों भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, हमको लिखना भाज्य संख्याओं के योग के रूप में। पहला ऑप्शन ये तो खत्म हो गया। अब आगे देखिए, इससे बड़ा B पे लेते हैं, P का मान कितना है B के लिए, 6। इससे बड़ी संख्या है क्या, 7। P से बड़ी धनात्मक संख्या 7 है, इसको कैसे लिखेंगे, एक के सिस्टम में नहीं लिखना है, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 + 5, देखिए जरा, हम इतना समझा रहे हैं, आप समझिए, 1 सेकेंड में आंसर समझने के बाद आएगा, ये गारंटी है। फिर 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 4। 7 को और क्या लिख सकते हैं, 4 + 3, अब उल्टा होने लगे, बस 2 ही चीज लिख सकते हैं। देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, हमें दोनों भाज्य चाहिए, ये एक भाज्य एक अभाज्य है, हमें दोनों भाज्य चाहिए, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब 10 पर आते हैं, अब ज्यादा नहीं बताएंगे, एक स्टेप में आंसर दिया जाएगा। 10 पर आए, 10 से बड़ी संख्या 11 है, इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 2 + 9, 11 को, 3 + 8, 11 को, 4 + 7, और क्या लिख सकते हैं, 5 + 6। बताइए जरा भैया लोग, ये एक अभाज्य एक भाज्य, हमें दोनों भाज्य चाहिए, एक अभाज्य एक भाज्य, एक भाज्य एक अभाज्य, एक अभाज्य एक भाज्य, यानी दोनों भाज्य संख्या कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अब ऑप्शन सही कहाँ है, तो आप समझ गए होंगे 11 सही है। अब आपके मन में आया होगा कि सर 1 सेकेंड में इसका आंसर कैसे देंगे, इतना लिखना पड़ेगा क्या, हम बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन से हिट मारिए। हिट कैसे मारेंगे सीखिए,
हम पहले एक बार सिखाते फिर हिट कराना सिखाएंगे। एक के बार में सोचिए, कोई ऐसा संख्या दिमाग में से सोचिए किसको लिख सकते हैं। 8 में देखेंगे 4 + 7 5 + 6, अच्छा 11 से बड़ी ना, 12 खोजना है। 12 में देखना है, सीधा समझ में आ गया 6 + 6 12, कुछ नहीं देखना, एक कोई संख्या ढूंढ लेना है। 6 + 6 12 हो गया। दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लगाना था, कोई चेक चाक नहीं करना था। अब आप बातें पूरी तरह से समझ गए होंगे। उतना तामझाम जो कर रहे थे वो केवल आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दुनिया में कहीं दिख जाए, देखते ही आंसर कैसे लगाएंगे। आइए नेक्स्ट पर। एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में 2.2/3 घंटे का समय लगता है। इन रिसाव द्वारा गड्ढे का सारा पानी कितने समय में निकाला जा सकता है। जब गड्ढे दोनों मिलकर, यानी गड्ढा जो रिसाव है और जो भरने वाला पाइप दोनों साथ में काम करे, उसमें जो समय लगेगा, और एक भरने वाला उसमें जो समय लगेगा। अब पूछेगा रिसाव अकेला कितने दिनों में काम करेगा, यानी कितने समय में गड्ढा को भरेगा। सीधा करना 2 गुने इससे गुना, 2 × 6 = 8/3, दोनों को गुना करके दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर मतलब 8/3 - 2, ऐसे करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम बताते यूनिटी मेथड से। अच्छा ये भरने वाला है 2 घंटे में, एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में इतना घंटे का समय लगता है। चलिए अब की बार रिसाव के कारण ए और बी दोनों चालू है, ए भरने वाला बी खाली होने वाला, इसके कारण लग रहा है 8/3 घंटा। एलसीएम लेने जानते हैं ना, यदि एक फ्रैक्शन में हो एक पूर्णांक में हो, सीधा ऊपर वाला के एलसीएम ले लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 भर रहा है। ये कितना होगा देखिए तो, 8 एकम 8, 3 एकम 3, यानी ये 3 भर रहा है। ये भर रहा है, ये 3 भरा जा रहा, पॉजिटिव है क्योंकि दोनों काम कर रहा है ना। अकेला था 4 यूनिट पानी भर रहा था दोनों मिल गया तो अब 3 यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब 4 भरता था तो 1 निकल जाता था, 1 यूनिट 1 घंटा में। 8 यूनिट पानी भरना है, निकालना है, क्योंकि भरी टंकी को निकालना है। तो 1 घंटा में 1 यूनिट निकल रहा था, 8 यूनिट निकालने में कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा। दिन की बात है, घंटे की। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ था क्या, कुछ नहीं था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिटा दे क्या, आप चाहे तो फॉर्मूला से जा सकते, जो हम बताए वो। ये टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, एक्स वाई बाय y - x या x - y, जो भी लिखिए। इसमें x - y होगा, उसमें y - x होगा। अच्छा टाइम एंड वर्क में x - y होगा, उससे कोई मतलब बड़का में छोटका अंतर ले लेना, सीधा जानिए दोनों का गुणनफल बाय नीचे दोनों का अंतर। चाहे टाइम एंड वर्क रहे या पाइप एंड सिस्टम रहे, दोनों में काम आएगा। आइए, किसी काम को 16 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किया जा सकता है। अन्य काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, जो पहले काम के 3 गुना है, जिसे 24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करना है। अरे तो मजेदार क्वेश्चन है। इसमें वही फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन फॉर्मूला, M1 मैन D1 T1, M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 by T2 नीचे W2। बस अब कुछ नहीं। कितने आदमी थे, चलिए लाइट प्रॉब्लम फिर से आ गई, टेंशन ना ले, केवल आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, चेहरे पे नहीं। आइए, M 16 पुरुष है, 16 लिख देंगे, कुछ नहीं, एकदम बैठा दीजिए खाली। D1 8 दिनों में, T1 टाइम 12 घंटा लग रहा, काम कितना कर रहा दिया नहीं न, इसका मतलब एक काम है, क्योंकि
इससे 3 गुना, आगे 3 कम होगा, यानी 1 मानेंगे तो 3, 2 मानेंगे तो 6, 10 मानेंगे तो 30, आपकी मर्जी है। अब रेशियो में M2 आदमी कितने थे पता नहीं, पूछ रहा है, ये M2 पूछ रहा है, x मान लेंगे। D2 कितने दिन, 24 दिन। T2 कितने टाइम, 8 घंटे प्रतिदिन। और कितना यूनिट काम, 3 यूनिट काम है। कुछ नहीं, अब हल करिए, जो कटने वाला काटिए, पहले 8 से 8 खत्म, 12 दूना 24, अब कुछ कट रहा क्या, 2 से कट जाएगा 16, 2 8 16, अब गुना कोना कोनी, एक x से कम x, 8 24, यानी 24 आदमी रहेगा तभी काम कंप्लीट होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कुछ था क्या, केवल फॉर्मूला लगाए। अब आपको तो एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप केवल इस प्रोसेस पे जाते और आंसर लाते। ये भी आंसर कितना सेकेंड में आता, मात्र 5-10 सेकेंड में बस। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपका खराब होगा तो 20 से 30 सेकेंड लगेगा। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोर्ड मास में देखिए, बोर्ड मास में आ गए तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। इस ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या भागा करेंगे, तो 4 और 2 का डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, 2। देखिए जरा, 4 और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, इतना से मिलेगा 2, 2 गुना 2 4, 15 में 4 घटाएंगे तो टोटल इतना का मान कितना आ गया, 11 आ गया। समझ में आ गया ना। 14 में से 11 घटाएंगे मिलेगा 3, 18 में से 3 घटाएंगे मिलेगा 15, 36 में से 15 को माइनस करेंगे सीधा मिलेगा आंसर 21। बताइए कुछ था क्या, एकदम हलवा सा सवाल था, 0 लेवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो देखने में भारी भरकम है, बनाएंगे ऐसे लगेगा जैसे हवा की तरह उड़ गया हो। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 18 और 27 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटों में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और पाइप सी को चालू कर दिया गया था। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर इस टंकी को भरने में 55 घंटे लगे, तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था। मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग, आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। आप लोग बनाए और एक बार कमेंट्स करें कि सर हमसे बन गया था। हम कमेंट चेक करेंगे। चलिए फिलहाल हम तो बनाएंगे। लगता है कि 5 सेकंड खत्म, 6 7 8 9 10। अब आप हमसे पहले बन जाएंगे क्योंकि आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए। अब हम आते हैं, हम तो समझाएंगे, उससे पहले आप बना के दिखा दीजिएगा। एक कितने देर में भर रहा है जरा देखिए। एक कितने देर में भर रहा है जरा देखिए। ए भर रहा है कितना, 18 घंटा में। बी कितना देर में भर रहा है, 27 घंटा में। एक खाली करने वाला सी है, ये बेचारा 45 घंटा में खाली करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे टोटल कार्य निकालने के लिए। तीनों का एलसीएम, यदि आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं तब तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए तीनों का एलसीएम 9 के टेबल में सब है। 9 दूना 9 दूना, एक 9 तिया, एक 9 पचे, एक 9 से सब लगा है। तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अलग अलग अभाज्य संख्या है। एलसीएम कैसे लेंगे, 9 तिया 27, 5 दूना 10, 270। बताइए कुछ था क्या, एलसीएम लेना इतना इजी था। अब आइए जरा, अब 18 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये भी हम ही सोचने सिखाए क्या। 18 से 18 दौड़े 27 मतलब 15 बार में कटेगा। 18 27 से 10 बार में, 45 से, जरा आप ही बता दीजिए, 45 चौके 180, 45 दूना 90, यानी 6 बार में कटेगा। ये निकालने वाली है, मैंने से लगा दिए। अब आपका काम हो गया। अब एक साथ पहले क्यों कौन आया था,
पहले ए सी आया था, यहाँ लिखते, यहाँ देखिए ए और सी काम किया, ए प्लस सी लिख देते हैं, 1 घंटे तक कितना यूनिट भरेगा, ए और सी 15 भर रहा, 6 निकाल रहा, 9 यूनिट भर रहा है। और बी और सी आएगा, बी भरेगा 10, 6 निकाल लेगा, 4 यूनिट पानी भरेगा, 1 घंटे का काम है। यहाँ देखिए कह रहा तब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू किया गया, लेकिन सी चलते रहा। तो कुल मिलाकर इन टंकी को 55 घंटा लगा भरने में। सपोज डेट मान लिया जाए कि ए और सी x घंटा तक चला, यदि ए और सी x घंटा तक चलता तो 9 × x टंकी में पानी भरता। टोटल लगा 55 घंटा, तो इसका मतलब बी और सी कितना चला होगा, तो 55 - x चला होगा। ये भरता कितना है, 4 यूनिट भरता है। ये टोटल भर के कितना हो जाएगा, टोटल कितना भर के हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा हटा लिया जाए, चलिए यहाँ कर लेते हैं। टोटल भरेगा कितना, 270, यही है ना टोटल टंकी की धारिता। इसी को हल कर देंगे, x मिल जाएगा 9x प्लस 55 चौके 220 माइनस 4x इक्वल टू 270। जरा देखें अब 9 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 5x, 270 में 220 घटा देंगे तो बचेगा 50, 5 दही 50, x का मान कितना 10। x किसको माने थे, 9 वाला, मतलब ए और सी वाला को। ए पूछता कितना देर तक चला, कितने समय तक, तुरंत बता देते सर 10 घंटा ए चला है। टोटल 45 घंटा, 10 घंटा ए चला है। बी कितने समय के लिए चला, तो 55 में से 10 घटा देंगे तो कितना मिला, 45। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जा गया कि बी चला 45 घंटा तक। बताइए क्वेश्चन में कुछ था क्या, दिखने में केवल बड़ा था, बना कैसे, मक्खन के तरह एकदम इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका ट्रिक देखिए अजीबोगरीब देंगे। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर वह 3 मिनट देर से पहुंचता है। घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है। इसमें देखिए बनाने का ट्रिक सीखिए। पहले बात जब भी रहे, चाल बदल रहा है, पहले 40 जा रहा था तब 36 जाने लगा। सबसे पहले पहला काम ये रहेगा कि दोनों को गुना कर ले, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में इसका अंतर लेंगे, तीसरा स्टेप आंसर के लिए। अब यहां सीखे, कभी कभी समय बाद वाला रहेगा, यदि दोनों बाद रहे या दोनों पहले रहे, क्या बोले, दोनों बाद या पहले रहेगा तब समय माइनस होगा, घटेगा। अब समझ में आ गया। यदि एक बाद एक पहले हो तब समय जुटेगा। यह समय का तरीका, 1 मिनट पहले और 3 मिनट देर बाद, एक पहले एक बाद जुटेगा। 3 1 4, ये तो मिनट में 4, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, यही मिलेगा हमें क्या, दूरी, डिस्टेंस, कितने किलोमीटर तय करता है। आइए जरा अब काटिए तो। बहुत छिकी आ रहा। D इक्वल टू, काटिए तो, देखिए 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे 12 बार में कटेगा। आप यदि थोड़ा सा एक्सपर्ट है तो समझ लीजिए, 40 में से 36 गया 4, इससे कट जाएगा ना, गंदा लग रहा क्या, यहाँ मिटा के लिख दे। 40 में 36 गया, ऐसे काट लेते हैं 4, अब अच्छा दिख रहा है। अब बचा कितना, 12 दूना 24, यानी 24 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्या किए, कुछ किए क्या, केवल इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों पहले बाद वाला।
बस आंसर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आंकड़े के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है और ए अनुपात बी 9:8 है तो बी अनुपात सी क्या होगा? एकदम मजा आएगा। एक फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत है, इस पर रेलवे में कई बार, रेलवे एसएससी में भी, डिफेंस में भी, ऐसा नहीं कि ऑल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। आपको क्या करेगा, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, देखिए कई क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। याद रखे, बड़का में बड़का से गुना हुआ, छोटका में छोटका से। समझ गए ना? ये फॉर्मूला यदि याद है तो आपको कई बार पूछा जाता क्वेश्चन, कभी बहुलक माध्यिका देकर माध्य पूछ देगा क्या होगा, कभी बहुलक माध्य दे देगा और पूछेगा माध्यिका इसका क्या होगा, और कभी माध्यिका और माध्य दे देगा, पूछेगा इसका बहुलक बताइए। तो 3 को क्वेश्चन बन गया ना। यहां भी कुछ उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बस आपको डरना नहीं है। बहुलक देखिए तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य माध्यिका ए और बी है, ए और बी का अनुपात, यानी माध्य माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक निकालेंगे सबसे पहले। बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, पहले माध्य बाद में माध्यिका, यानी 8 है माध्यिका और 9 है माध्य। समझ गए ना? माध्य माध्यिका बहुलक ए बी सी, ये ए है ये बी है, बी कितना दिया यहां पूछ क्या रहा है, यहां माध्यिका, माध्यिका बी है ना, बी का मान 8, 8 रख दिए। माध्य ए है, माध्य ए, माध्य के जगह 9 रख दिए। आइए जरा बहुलक निकालिए। अरे यार, बहुलक इक्वल टू 8 तिया 24 माइनस 18, कितना मिल गया 6। अब शायद समझ गए होंगे, अब कुछ नहीं बचा। बी अनुपात सी है, निकालने के लिए कहा गया। बी क्या है देखिए तो, बी माध्यिका है, सी क्या है बहुलक है। माध्यिका कितना दिया है, बी कितना दिया 8 दिया है, बहुलक कितना 6 दिया है। काट देंगे तो कितना मिलेगा 4:3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4:3। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इतना इजी था कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन इजी कब, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब, यदि नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बन सकता। आइए जरा नेक्स्ट पर। संख्या इतना यदि 11 से विभाज्य हो तो x का अंकीय मान कितना है? देखिए x से विभाज्य है, पहले ध्यान दे, 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों के अल्टरनेट अंकों का योग के अंतर, यदि 0 या 11 का कोई मल्टीपल होगा तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। आइए अल्टरनेट अंक ले, 1 लेंगे तो अगला क्या 3 लेना पड़ेगा, अगला x, इसमें x है तो इसको छोड़ दिए। इसमें आइए 3 3 6, अब उसको जोड़िए 1 + 3, देखिए इसको 1 + 3 4, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 मिल जाएगा, तो बोलेंगे 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे यानी x के जगह 2 रहता तो 6 - 6 हमारा 0 आ जाता। समझ जाएंगे कि 11 से विभाज्य है, यानी x के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा 2। कैसे पता चला, 3 3 6 हुआ था, इसको भी 6 पुराएंगे, 1 + 3 4, 4 में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 6 हो जाएगा। 6 नहीं तो उसको 17 पुराना था, कितना 17, ताकि दोनों का अंतर 17 और 6 का अंतर 11 हो जाता। जब भी ये अंतर होता या तो 0 या तो 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, तभी संख्या 11 से कटेगा। समझ गए ना? आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को देखते आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है, कभी कभी स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन को जोड़ने लगता है, हाई हाई करता है। जब हाई हाई करेगा तो आपका समय जाएगा और कुछ नहीं।
हाय हाय नहीं, इसको करेंगे बाय बाय। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। देखिए यूनिट डिजिट का बहुत कमाल होता है। यूनिट डिजिट देखिए, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद दो अंक, पॉइंट के बाद तीन अंक, पॉइंट के बाद चार अंक। इसका मतलब पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है। सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद यहाँ अंक है, तो ये इसी का यूनिट डिजिट लास्ट में आएगा, ये फिक्स है। आप जोड़ के देख लीजिए, आप अरेंज करके देख लीजिए। यूनिट डिजिट में हमको आएगा कितना? 3। अब आपके समझ में आ गया होगा, यूनिट डिजिट में ना तो यहाँ 3 है ना तो यहाँ 3 है। अब केवल 2 जगह 3 है, लेकिन पॉइंट पर ध्यान दीजिए, कितने अंक के बाद दशमलव? मैक्सिमम जितना रहता उतना देंगे। मैक्सिमम 4 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी मैक्सिमम 4 अंक के बाद दशमलव होगा, प्लस है तो। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, 0 रहता तब कह सकते थे कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमें यूनिट डिजिट में 3 मिल रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू है। सीधा ऑप्शन नंबर डी लगा के निकल जाएंगे। बताइए कितना सेकंड का था? 1 से 2 सेकंड में आंसर दे सकते थे। आइए नेक्स्ट। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना वर्ष के अंत में कुल इतना हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है? आइए जरा, सबसे पहले हम बोले साधारण ब्याज का जहां क्वेश्चन दिख जाए, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए। 5 गुना 4 तिया 12, 1 13/4 हो जाएगा कितना? 65/4%। ये सीधा परसेंटेज में चल गए। इसको फ्रैक्शन में ले ले और मजा आ जाएगा। प्रतिशत को यदि फ्रैक्शन में ले लेंगे, देखिए प्रतिशत हटे 100 नीचे सटी, 13 से कटेगा 13 पचे, काटिए जरा यहाँ, 80 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा कितना? फ्रैक्शन 13/80। ये फ्रैक्शन हो गया, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल डाले। अब हमारे पास क्या है? ये क्या कुल इतना हो गया, यानी मूलधन दिया नहीं गया, मूलधन निकालना है। मान लेते मूलधन P हो, P पर बढ़ कितना गया? 80 से कोई राशि 13 की वृद्धि हुआ, 13 की वृद्धि मतलब राशि 93 हो गया। 93/80 का मान पूछ रहा, कितना हो जाएगा? ये दिया कितना? 2790। काटिए जरा, कैसे काटेंगे बताइए? 31 तिया 93, 31 से काटे कि 93 से काटे? एक बार 93 से देखते हैं, मजा आएगा। यूनिट डिजिट 3 3 कब आएगा? 300 के करीब है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ सकता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखिए कितना आसानी से काट लिए, एकदम टेक्निक से कट गया ना। P का मान कितना आ गया? 80 गुना 24, 8 तिया 24, 2400। आप किन्हीं टीचर का सेट निकाल कर देख लें, आपको ना ऐसे काटने सिखा रहा होगा ना बनाने। एकदम यूनिक मेथड है, बिना फॉर्मूला के बनाने का तरीका। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, जाके देखिए तो जरा सेट प्रैक्टिस कहाँ सबसे अच्छा हो रहा है। 2-4 टीचर का आप देखकर मेरा फिर देखिए, पता चल जाएगा। मेरे 1-2 सेट में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया तरीका जब भी आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे के जाता है। जब सीख मिलता है तो कई प्रॉब्लम हवा में उड़ जाता है। आइए जरा नेक्स्ट पर। कुछ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर इतना रुपये बनते हैं और उनकी संख्या इतना के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, पॉइंट में देकर आपको थोड़ा सा घबरा देगा। यदि पॉइंट में नहीं रहता तो हम इससे ऑप्शन से आंसर निकाल के दिखाते सेकंडों में। आइए प्रोसेस से चलते हैं। 1 रुपया का, सबको रुपया में बदल लीजिए। 1 रुपया। 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपीज। 1/2 रुपीज। 25 पैसा को क्या लिख सकते हैं? 1/4 रुपया। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे।
25 को 100 से भाग देंगे तो 1/4 आएगा, सब रुपया में बदल गया। इसका अनुपात रेशियो दिया है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस है, याद रख लीजिए, नंबर ऑफ क्वाइंस दिया है 3:4 रेशियो 5 है क्या, 5 में। अब नया तरीका ध्यान दें, हम सबसे पहले देखेंगे ये तो गुना करेंगे तो कट जाएगा 1/2 से, ये 4 से 5 कट रहा क्या, नहीं कट रहा। क्या करेंगे, काटने के लिए इसका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, सब में 4 से गुना कर लेंगे अपने मन से, रेशियो है तो कर सकते हैं। एक में तो कर नहीं रहे हैं, सब में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कट जाएगा तो कोई बात नहीं बनता, ना कोई मतलब होता है। आइए नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ गया, अब वैल्यू लाना है, कितना वैल्यू, यानी सिक्का का वैल्यू आएगा। 1 रुपया के यदि 12 सिक्का होगा तो आपके पास कितना रुपया होगा, 12 रुपया। फिर आ जाइए, 4 चौके 16 का आधा 8 रुपया। फिर देखिए 5 चौके 20 को 1/4 से भाग देंगे, गुना करेंगे, 4 4 कट जाएगा, बचेगा 5। ये वैल्यू आ गया, वैल्यू है कितना, 93.75। यहाँ जोड़िए 12 8 20 5 25, कितना आ गया 25। इस 25 की वैल्यू कितना दिया है जरा देखे तो, इस 25 का मान, चले ब्लैक ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, इस 25 का मान कितना दिया है 93.75। काटने आता है तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 25 तिया 75, देखे जरा अब पॉइंट आ जाएगा, बचा कितना 15 3 18 187, 25 सते 175, बचा कितना 12 125, 25 25 125। देखे कैसे काटे, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 3.75। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3.75। अब पूछ क्या रहा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सबको 12 से गुना कर देंगे, आंसर आते जाएगा। 12 से नहीं, सबको 3.5 से, 1 यूनिट का मान आ गया, इसको करेंगे 12 गुना 3.75 कीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 9 45, ये 45 मिलेगा। एक कीजिए 8 को, अगला बार 8 को 3.75 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, अब 75 8 6 24 6 30, सही है क्या, 8 तिया 24, 75 चौके 300 3 300, ठीक है। आगे 5 को गुना करेंगे 3.75 से, अरे यार ब्लेंडर मिस, वैल्यू में ही गुना कर रहे हैं तो कहाँ से आंसर आएगा, देखिए जरा, हमको तो नंबर ऑफ कॉइन पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे, तो 3 चौके 12, 12 गुना इससे गुना कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ कॉइन से 12 गुना 3.75 कितना मिला 45, ये तो मिल गया था ना। आगे नंबर ऑफ कॉइन 16 है, 16 को गुना करेंगे 3.75 से, 16 तिया 48, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 60 हो जाएगा। आप लोग गुना कर ले, मेरे पास अलग अलग तरीका है गुना करने का। 3.75 पहले 3 से, 12 तिया 20 तिया 60, 75 चौके 3 होता है, तो मतलब 4 पचे तो 5 तिया, यहाँ गलती लिखे हैं, 20 तिया 60, 75 गुना 20 करेंगे तो 75 चौके 3 आता है, 0.75 को 4 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, 4 पचे तो 5 तिया 15, और यहाँ 75 मिला, ये सही है। यहाँ गलत कर दिए थे, 16 तिया 48, 4 चौके 16 तो 4 तिया 12, 60, अरे 60 तो लिखे थे, तब क्या दिक्कत था। यानी 45 60 और 75 जहाँ दिखे लगा देना है, हो गया, गुना सही था कुछ क्या, कुछ नहीं, ये काम बचपन से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग था, पॉइंट में था, हो सकता था कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग आदत डाल लें। देखिए मेरा क्या तरकीब था, 0.75 गुने 4 होता है 3, तो हम संख्या को 4 से भाग देते थे, 5 बार में लगा तो इसका मतलब 5 तिया 15 आंसर।
अब आप देखिए यहाँ से कैसे लाते हैं, 0.75 को गुना करना 20 से, 4 पचे 20, 5 तिया 15, कुछ नहीं। इस टेक्निक को अपनाए और आंसर लाए। आप भी ऐसे कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार होगा क्वेश्चन है। 2 इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। चलिए बाद में लिखेंगे। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कम क्षमता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लगता है रॉन्ग टाइपिंग हो गया है। हम बताते क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है 2 इनलेट पाइप है, मतलब 2 भरने वाला पाइप है। इसकी क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता मतलब स्ट्रेंथ की अनुपात दिया है। 2 इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दूसरे से तुलना तो मान लेते बी का यदि 1 होता तो ए का कितना क्षमता 2। टाइम का रेशियो पूछा जाता तो तुरंत बता देते इसका उल्टा 1:2, लेकिन पूछा नहीं गया है, मेरा काम है लिखना तो लिख दिए। एक अलग पाइप है कौन सी जो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, खाली कर सकता है। खाली करने वाला है क्या, एक निकास खाली करने वाला पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। सी जो है खाली करने वाला, माइनस है, माइनस लगा देते हैं। खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यहां क्वेश्चन रॉन्ग है। बोला जा कि यदि सबको एक साथ चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो खाली टंकी 8 घंटे में भर जाएगा। क्वेश्चन रॉन्ग है, सीख ले। तो कम क्षमता यानी कम दक्षता किसका है, बी का। कम दक्षता वाले यानी बी, कम दक्षता इसी का है ना। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले टंकी की धारिता तो पता कीजिए कितना यूनिट है। अच्छा 8 घंटा तीनों चला तो टंकी भरा, ये 8 घंटा में अकेला खाली कर रहा है। सोचिए जरा, इसका मतलब सी 8 घंटा चला होगा तो एक बार टंकी को खाली कर दिया होगा, पूरा टंकी को। फिर भी 8 घंटा चलने पर टंकी भर गया, इसका मतलब ए और बी 8 घंटा में टंकी का 2 गुना भर देता है। तब तो एक भाग खाली होता तब पर भी एक बार टंकी भर जाता है। 2 गुना भर देता है तो 8 घंटा में भरेगा कितना। देखिए 1 घंटा में 2 यूनिट चले, टाइम को हम मिटा दे, यूज नहीं हम सिखा रहे थे केवल। क्षमता पाई, ए और बी मिलकर 1 घंटे में 2 1 3 यूनिट पानी भरता है, तो 8 घंटे में कितना भरेगा, तो 8 गुने 3। ये टंकी का 2 गुना भाग है, तो टंकी का आधा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना इसलिए समझे कि 8 घंटा दोनों चला है। 8 घंटा में बेचारा एक बार खाली कर देता है, फिर भी टंकी एक बार भरा है, तो इसका मतलब ए और बी भरने वाला टंकी को 8 घंटा में 2 बार भर सकता है। तब तो एक बार खाली हुआ फिर भी एक बार भरा है। समझ गए ना। काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी टंकी का धारिता आ गया 12 यूनिट। कितना, 12 यूनिट। अब इसको करेगा कौन, इस 12 यूनिट को बोल रहा अकेला भरना चाह रहा है कौन, बी। बी बेचारा को एक दिन में 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। 12 यूनिट भरने में कितना घंटा लगेगा भाई को, 12 घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन हलवा की तरह था और हलवा की तरह ही उड़ा दिए दिखने में। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ कह रहा कि यदि तीनों को चालू कर दिया जाए, स्टार्ट किया जाए तीनों को, तो खाली टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करेगा तो टंकी 8 घंटे में भर सकता है। यही छूट गया था, आप लोग सुन ले, लिख ले। नेक्स्ट पर आइए। 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना और इतना है, उनके केंद्र के बीच की दूरी इतना है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों सीख ले तब लास्ट में आंसर पाएंगे। मान लेते एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। यदि डायरेक्ट रहता स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये देखिए स्पर्श रेखा, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई पूछता, इसके केंद्र के बीच की दूरी कितना है, डी रहता है। इसका त्रिज्या, एक की छोटी आर एक की बड़ी आर मान लेते हैं, ठीक। इसकी स्पर्श रेखा मान लेते ए बी, इसको मान लें
की नहीं, एक की निकालना है। यदि ए बी बराबर तब पूछा जाता इसकी लंबाई, ये तो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा है, ट्रांसवर्स नहीं, उभयनिष्ठ हमको निकालना, ये बड़की निकाल रहे हैं, छोटकी बाद में निकालेंगे। तब क्या करेंगे, रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, बड़ा निकालने तो कैसे निकालें, आर प्लस आर का होल स्क्वायर घटा देंगे, ये हो जाएगा इसका ए बी का। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ जो पूछ रहा है वो सीखिए, ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा मतलब ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन पूछ रहा है। चलिए, ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन की लंबाई कैसे निकाला जाए। अच्छा पहले एक दिखा दे, ये होता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कोना कोनी, या तो इसको ले लीजिए, ए को मान लेंगे, बी को मान लेंगे, यानी ए बी ये निकालना है। तब ये दूरी क्या रहेगा, ये डी रहेगा, ये समझ रहे आर, ये समझ रहे होंगे कैपिटल आर। अब कुछ नहीं है, फिगर दिखने में गंदा लग रहा होगा, काहे कि ये अलग कलर ले लेते तो थोड़ा समझ आ जाता। चलिए फिलहाल देखें, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल टू, अपने मन से ए बी मान लिया कि ए बी कोई स्पर्श रेखा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, डी स्क्वायर माइनस, इसमें बस एक अंतर करना है, वहां आर माइनस आर का होल स्क्वायर घटा रहे थे ना, यहाँ आर प्लस आर का होल स्क्वायर घटाएंगे। अच्छा वहां उल्टा कर दिए थे क्या, देख लेते जरा, अरे यहाँ उल्टा लिख दिए थे, यहाँ क्या करना, आर माइनस आर का होल स्क्वायर घटाएंगे, आर माइनस आर का होल स्क्वायर ये घटाना है। फोर माइनस 3 1, ठीक है, ये घटाना। वहां क्या करना है, वहां आपको ये लगाना है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस, यहाँ लगाना आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन पर ध्यान चल गया होगा, फिर बाद में लगा कि पहले प्लस बताए थे। चलिए आ जाइए जरा, डी का मान कितना है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, यानी 4.5 प्लस 3.5 8 का स्क्वायर का रूट, 10 8 6 का पेयर होता है तो डायरेक्ट 6 बोल सकते हैं, नहीं तो 10 100 माइनस 64 कितना होगा 36, 36 का 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था। यदि डायरेक्ट बोलता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तब क्या करते, आर माइनस आर, केवल क्या देते, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन की बात बोला, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं। इस फॉर्मूला को याद रखिए, फटाक से आंसर दीजिए। आइए नेक्स्ट पर, यदि बिना फॉर्मूला से बनाते तब बड़ा लॉन्ग में बनेगा, पता चलेगा 3 से 4 मिनट खत्म। आइए, यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा, पहले सीख लीजिए फिर आएंगे कोई हल नहीं पर। कंडीशन देखिए, यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहेगा, तो इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल। रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक बार रेखा कट करता है। इसमें a1 बाय यदि a2 बराबर होगा b1 बाय b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू जब c1 बाय c2 रहेगा, तब इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। इसी को बोलते एक हल, मतलब अद्वितीय, इसका कोई दूसरा हल ना हो, केवल एक हल को बोल सकते अद्वितीय हल।
इसका कोई हल नहीं। यदि तीनों बराबर हो A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 तब अनंत हल होंगे। कितना? अनंत हल। अब समझ में आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस 3 कंडीशन से बनेगा। अब जरा देखिए, कोई हल नहीं, यदि हल होगा तब रेखा संगत होती है। यदि संगत और संगत पूछेगा, हल हो रहा है क्या हो जाएगा? संगत। यहां भी अनंत हल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? संगत। कोई हल नहीं है इसका मतलब असंगत। ये भी सीख गए। यहां प्रतिच्छेदी रेखा एक बार कट करेगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। यहां रेखा समांतर होगा, इस कंडीशन में कभी एक दूसरे से ना मिलेगा, कोई हल नहीं। यहां रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, एक ही रेखा पर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा, संपाती हो जाएगा। अब आपको सारा कंडीशन समझ में आ गया है। हमें पूछ रहा है कि कोई हल ना हो, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर होगा C1/C2 से कोई मतलब नहीं, हो या ना हो। आ जाइए सीधा आंसर पाएंगे। आइए जरा A1 क्या, देखिए A1 पहले सिखा देते। AX प्लस BY प्लस C के फॉर्मेट में रहता है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। 2 चर x और y है, ABC कांस्टेंट टर्म है। A निकलेगा, x का गुणांक जो रहेगा वही A रहेगा, इसी का नाम A1 A2 जो भी रहे। B का y का गुणांक B रहेगा, याद रख लीजिए। जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसी को C मानेंगे। x का गुणांक 4 है, A1 बाय A2 कंडीशन क्या रहेगा? A1 बाय A2 बराबर रखना B1 बाय B2 के। क्यों? क्योंकि कोई हल नहीं है कंडीशन में। अब बराबर C1 बाय C2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ही बराबर करके आंसर लाना है। A1 कितना है देखिए, A1 इसमें 4, A2 A वाला टर्म x का गुणांक 6 बराबर B1 y का गुणांक 3 B2 y का गुणांक -k। इस k का मान निकालिए, काटना तो काट दीजिए, 3 बार में 2 बार में, कोना कोनी गुना 2 गुना k -2k इक्वल टू 9, k इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9/2। 9/2 कहने का मतलब 4.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कुछ था क्या? कंडीशन यदि आपको याद होता कि कोई हल के कंडीशन में, कोई हल ना हो कंडीशन में A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 होगा, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 कर लेंगे, k का मान आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पर एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए। चलिए अभी चार्ज है, काहे कि पता चलेगा पढ़ाते पढ़ाते माइक बंद। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? सोचिए जरा, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है तो दूसरा धातु कितना हो जाएगा? 85%। समझ में आ गया ना? मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा, अब जोड़िए, आप ही सोचिए, 15% यानी 15 यूनिट समझ लीजिए। 15% का मान कितना दिया? 51। हमें निकालना 1 यूनिट का मान। या सोचिए 85 5 से डिविजिबल है, 3 से काट दे, 5 यूनिट का मान लिखा है, 5 तिया 15 17 तिया 51। देखिए काटने से कैसे बचा जाता है सीखिए हमसे। अब 85 यूनिट दूसरे धातु मतलब 85 यूनिट का मान पूछ रहा। 17 पचे 85 तो 17 को 17 से गुना करेंगे हो जाएगा 289। यहाँ 17 से गुना तो वहाँ भी 17 से गुना कर दिए, आंसर कितना हो गया? 289 इसका आंसर। दूसरे धातु की मात्रा 85% यानी 85% का मान 289 आंसर। चलिए नेक्स्ट, 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। दूरी बराबर क्या होता है बताइए जरा? दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। इसी पर बैठा लीजिए। दूरी कितना है? दूरी में कौन कौन ऐड होगा? यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल की
प्लेटफॉर्म या पुल को पार करता है तो लंबाई में दोनों को ऐड किया जाएगा। यदि ट्रेन केवल किसी आदमी या खंभे को पार करे तब लंबाई केवल ट्रेन की ऐड होती है। यहाँ लंबाई किसका किसका आएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 प्लस ट्रेन की लंबाई x, दूरी हो गया। देखिए तो ये सब मीटर में है, तो चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा से हटाकर मीटर प्रति सेकंड में लाना है। पहले टाइम लिख लेते हैं, कितना सेकंड लगा? 27 सेकंड। चाल कितना है? 76 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। अब जो x का मान आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। बस अरेंज इतना ही करना था। आइए आंसर पाएंगे। देखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27, फिर यहाँ काटे 2 38 बार में। आइए जरा अब हम गुना करने आपको सिखाते हैं। अब तरीका क्या गुना करने का? सीखना है तो किससे सीखना पड़ेगा? हमसे। देखिए 5 तिया 15, यदि 38 को 10 से गुना करते तो कितना मिलता? 380। 38 को 5 से गुना करेंगे तो 190 मिलेगा। कितना हो गया? 570। बताइए कुछ था क्या गुना करना? 570 यहाँ लिखा जाएगा। किसको गुना किए? 3, 38 और 5 को। x मान निकालना है तो 570 में कितना घटाना पड़ेगा? 450। 570 में 450 घटा के देखिए तो कितना मिलेगा? 120। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 120 मीटर किसकी? ट्रेन की लंबाई आ गया। बताइए कुछ था क्या? कुछ नहीं, केवल इस फॉर्मूला पर बैठा दिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, जो कि आप 4th क्लास में पढ़े होंगे। 5, 6 जब भी पढ़े, लेकिन बचपन में ही पढ़े होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली होता है और तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखिए इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसे बताते जैसे क्वेश्चन को एग्जाम में मक्खन की तरह जो बनाएंगे उड़ाएंगे, वो नियम सीखिए। सबसे पहले लिखना उखना कुछ नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लेना। 25, 40 और 16 का एलसीएम। देखिए 16 और 40 का एलसीएम 80 हो जाएगा। 80 में एक 5 है, एलसीएम तीनों का हो जाएगा 400। ये एलसीएम डायरेक्ट लेके लिखेंगे। दूसरा में ये दोनों भरने वाला, ये खाली करने वाला, तीनों एक साथ चालू हुआ है। 25 से भाग दीजिए तो इसमें 16 बार में, कितना बार में? 16 बार में। 25 गुना 16 400, प्लस वाला है। 40 से लगाएंगे तो 10 बार में, ये प्लस वाला माइनस वाला ये है। 16 से लगाएंगे 25 बार में। अब आ जाइए, ऊपर है 400, नीचा कितना है? 16 10 26 में से 25 गया। तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा? कुछ गलत हो रहा है क्या? 40 नहीं 425 ठीक है। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, खाली कर सकता है। टैंक पूरी तरह से भरने में, चलिए आ जाते हैं। आइए 16 10 26 में 25 का 1, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में, एक दिन है कि 1 घंटा है? घंटा में है। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है, तो इसको लगेगा कितना? 400 घंटा। ऑप्शन में देखिए घंटा ने दिन में आंसर दिया है, इसीलिए घबरा गए थे। इसको दिन में बदलना है तो क्या करेंगे? 24 से भाग, घंटा में दिन बदल रहे हैं। 24 एकम 24, बचा कितना? 16। 160, 24 से काटिए, 24 पचे 120, 24 छके 144, 24 सत्ते 168, 6 बार में लगेगा। और बचेगा कितना? 16। 16 दिन जो बचा वो घंटा होगा। 16 दिन 16 घंटे, जहाँ दिखे वहाँ लगा देंगे।
16 दिन 16 घंटे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, बस लगा दें। बताइए कितना समय का आंसर था, एकदम चुटकी बजाने के जैसा क्वेश्चन था ना। बनाने का तरीका ये रहा, केवल इस बात को हम छोड़े। कौन सी बात देखिए जरा, केवल इस बात को हम छोड़े हैं, लिखना केवल ये छोड़े हैं। ए कितना 25 घंटे में, बी कितने देर में भर सकता है 40 घंटे में, सी कितने देर में भर सकता है, खाली करेगा 16 घंटा में। तीनों का एलसीएम 400, 25, 16, 10, 25, ये खाली करना रहती है माइनस। बस यही काम हम छोड़ रखे थे, बाकी सारा वही किए। हम बोले आप भी लिखने की आदत छोड़ दीजिए, अब डायरेक्ट ऐसे बनाने की आदत डाल लें। आपका हर क्वेश्चन में 5-10 सेकंड बचने वाला है, तो बचने वाला है तो बचा लीजिए। आइए नेक्स्ट पर, 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर होगा। कुछ स्टूडेंट तो देखते ही इसको टिक लगा लिए होंगे। इसका वर्गमूल मतलब रूट अंडर 0.9 का मान पूछ रहा है, लगा लिए होंगे। लेकिन यह क्या हो जाएगा, गलत होगा। रूट में जब भी पॉइंट दिखे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके बाद पेयर है कि नहीं है। पेयर मतलब पॉइंट के बाद या तो 2 अंक होना चाहिए, या तो 4 या तो 6 जोड़ा में। पॉइंट के बाद जोड़ा में अंक नहीं है, इसको ला लेंगे अपने मन से जोड़ा 0 डाल के। अब रूट से बाहर कीजिए, तब मज़ा आएगा। रूट से बाहर कैसे किया जाता है, 90 को लगाएंगे ऐसे, 9 बार में लगाएंगे 9 9 81। लेकिन देखिए ऑप्शन 2 तो काट सकते थे, ये भी खत्म था, लेकिन दोनों में 9 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, यानी 3 स्टेप तक जाना है। जाइए जरा, 9 9 81 घटाइए, 9 बच गया ना, यहाँ जोड़ते हैं 9 9 18। अब आइए जरा लास्ट में क्या डबल 0 बैठाएंगे, किससे लगेगा, 4 से तो फिक्स से लगेगा, काहे कि 4 वहाँ दिया हुआ है। 4 चौके 16, कुछ सोचना नहीं था। 8 चौके 32, 1 33, बाकी 3, 4 3 7। 5 से नहीं लगता, काहे कि 185 पचे, 80 पचे 400 ज़्यादा हो जाता, 5 से अधिक हो जाता। आइए 4 4 4 8 8 1, अब लगाना है, इसको घटाइए। 4 9 में से 3 6 1 164, फिर डबल 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लग गया है ना 4। पॉइंट तो ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो पॉइंट बाद में पीछे कर लेंगे एक अंक, टेंशन ना ले उसके लिए। अब कितना बार में लगेगा जरा सोचिए, यदि 0 रहता तो 1880 होता। हमारे पास है 16,000, यानी 118 नमा 162, यानी करीब 8 से लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, करीब 8 से लगेगा। किससे, 8 से। देख लीजिए, 8 8 64, तरीका सोचे, 8 8 64 बाकी 6, 8 8 64 6 70 बाकी 7, 8 8 64 7 71 बाकी 7, 8 7 15। देखिए 8 बार में लग गया ना। अब लगाने घटाने की जरूरत नहीं, 8 बार में लग गया, यानी 9.48 होता। लेकिन हमें 90 तो है नहीं, ये तो रूट 90 का मान निकाल रहे थे ना, 90 का निकल रहा था। हमारे पास 0.90 है, मतलब एक अंक पीछे आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.9 पॉइंट पीछे आ गया, 48। अब 48 3 अंक मिल गया, जब आंसर मिल गया तो काहे आगे बढ़ेंगे, आगे 7 से लगा 6 से लगे, उससे कोई मतलब नहीं। अब समझिए कुछ था क्या, ये ब्लेंडर मिस वाले क्वेश्चन है। एग्जामिनर इसलिए देते हैं कि आप लोग ब्लेंडर मिस करके जल्दी से आंसर गलत करके भाग जाइए। यदि हिट ही करना था, हमारे पास ए और बी 2 ऑप्शन था, किसी एक पर हिट कर लेते तो कम से कम ये तो रहता कि मेरा 50% चांस सही होने का है। हो सकता आपके पास 5 सेकंड है, बनाना इस क्वेश्चन को है, क्या करते 50% पर चल जाते, या तो ए या तो बी लगाते, हो सकता था कि आपका सही हो जाए। लेकिन जब एक भी ऑप्शन ना कटे तो कभी भी ऑप्शन पर हिट मत क्या कीजिए। ऑप्शन पर हिट करने का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है कि आप 1-2 ऑप्शन को छांट लीजिए, तभी हिट कीजिए। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी और इनके विकर्ण की लंबाई का योग 14 है।
देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 d1 इंटू d2, ये कितना दिया है जरा बताइए तो, 24। यहां से d1 इंटू d2 आ गया, कितना आ गया 48। यहाँ d1 इंटू d2 आ गया, कितना आ गया 48। दूसरा क्वेश्चन में दिया है d1 प्लस d2, यानी विकर्णों का योग दिया है, कितना दिया है 14 दिया है। पूछ क्या रहा है, विकर्ण पूछ रहा है क्या, भुजा। अरे वाह, क्वेश्चन बहुत मस्त जबरदस्त है। देखिए जब भुजा पूछ रहा है तो हमें विकर्णों की लंबाई पता चलने के बाद भी एक स्टेप जाना पड़ेगा। विकर्णों की लंबाई निकालने का तरीका, d1 d2 दिया है, d1 प्लस d2 दिया है, क्या करेंगे, मेरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट और तरीका सीखिए, हिट कीजिए। 8 6 के 48, 8 प्लस 6 14, मतलब ये एक d1 यदि 8 होगा तो d2 कितना होगा 6, या d2 यदि 6, d2 यदि 8 तो d1 6। अब विकर्ण आ गया, अब फिगर बना के समझा देंगे, समझ जाइएगा। आइए समचतुर्भुज पर आते हैं। देखिए यही समचतुर्भुज है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, मजा आ जाएगा। देखिए समचतुर्भुज का कंडीशन थोड़ा सीख लीजिए, फिर और मजा आएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट काटते हैं। यानी समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे कितना काट लेगा, 90 पर बाइसेक्ट करते, जितना ये उतना ये, जितना ये होगा उतना ये होगा। आइए जरा विकर्ण देखिए, यदि एक 8 है तो इसको मानेंगे 4 तो ये भी हो जाएगा 4, इसको मानेंगे 3 तो ये भी हो जाएगा 3, हो गया ना। त्रिप्लेट जानते होंगे, समकोण त्रिभुज का त्रिप्लेट कहता है 3 4 5 की भुजा, 5 होनी चाहिए कर्ण बड़की, समकोण के सामने कर्ण दिख रहा है, इसका मतलब त्रिप्लेट से 3 4 5 ला दिए। कुछ था क्या, भुजा आ गया 5, सीधा आंसर पा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए, इतना आसान तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी किन्हीं का सॉल्यूशन देख लें, इस क्वेश्चन को एक पेज में बनाए होंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाने जैसा कर दिए। अब आप भी इस क्वेश्चन को फूंक सकते हैं और उड़ जाएगा। आइए नेक्स्ट पर, 15 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला देखें। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। अब n का मान कितना, 15 भुजा, तो 15 गुने 15 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 12/2, काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 15 6 के 90, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट पर, 56 84 और 112 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, एलसीएम। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या को ढूंढना है जो तीनों से कटे। 112 टेबल में 220 नहीं है, 112 टेबल में 168 नहीं है, 112 को 4 से गुना करेंगे 448 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कुछ था क्या, एकदम चुटकी में बनाना। आइए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग कीजिए, यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आइए 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, ये कट रहा है, रहने देंगे। 5 4 9, 6 15, 5 20, 4 24, 9 से नहीं कट रहा है। 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 9 से नहीं कट रहा है। 5 4 9 3 12, 2 14, 15, 15 भी 9 से नहीं कट रहा, केवल यही ऑप्शन 9 से कट रहा। अंकों का योग कीजिए, 9 से कट जाएगा। चलिए आपका यहाँ से क्लास खत्म। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें इससे मोटिवेट होकर आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।